अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमीर अब्बास। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के क़याम को तकरीबन 40 साल बीत चुके हैं। कभी यह जमात किंग मेकर कहलाती थी। कराची और हैदराबाद को इस पार्टी का मजबूत गढ़ समझा जाता था। लेकिन आज हाल यह है कि इन दोनों बड़े शहरों में पीपल्स पार्टी की हुकूमतें कायम है। मुसलसल इक़्तिदार में रहने के बावजूद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की पार्लियामेंट में नशिस्तें और अवामी हिमायत बढ़ने के बजाय कम होती नजर आती है। जिन हलकों से कभी यह जमात भारी अक्सरियत से कामयाब हुआ करती थी, अब उन हलकों में इसे बमुश्किल चंद हजार वोट ही मिल पाते हैं। पीपल्स पार्टी और एमक्यू में एक दूसरे को महज इक्तदार के लिए कभी गले लगाते हैं तो कभी बुरा भला कहते हैं, और यह सिलसिला 80 की दिहाई से चल रहा है। कभी इत्तेहाद और कभी इख्तलाफ की सियासत ने मुत्तहिदा की साख को बुरी तरह मुतासर किया है। अब एक बार फिर यही तारीख दोहराई जा रही है। सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, जीडीए और जमीयत उलमा इस्लाम एक हो गए हैं। यहां सवाल यह है कि क्या एमक्यूएम हर बार पीपल्स पार्टी की मुखालफत को अपने इंतखाबी बयानिए के तौर पर इस्तेमाल करती है? अगर मुत्तहिदा का पीपल्स पार्टी से इख्तलाफ उसूली है तो फिर बार बार उसी के साथ शरीक इक्तदार क्यों होती है? अब एमक्यूएम पीपल्स पार्टी से सिंध में 15 साल का हिसाब मांग रही है। 90 की दिहाई से सिंध में बरसर इक्तदार तकरीबन हर जमात और बिलखुसूस पीपल्स पार्टी के साथ मुत्तहिदा बार बार शरीक इक्तदार रही है और उसने अहम तरीन वजारतें एंजॉय की हैं। एमक्यूएम रहनुमा सिंध में जिस सिस्टम की निशानदेही कर रहे हैं, क्या वो खुद उसका हिस्सा नहीं रहे? 15 साल का पीपल्स पार्टी का ऑडिट करेंगे। 30,000 अरब का हिसाब करना इनका। सिस्टम की बात की मेरे भाई ने। अब ये कोई वो वाला सिस्टम नहीं जो समंदरी तूफान का या मौसम का सिस्टम हो। ये तो 15 सालों से ये तूफान, ये कयामत हमारे सरों पर मंडलाती रही है, कयामत सुगरा ढाती रही है, जुल्म के पहाड़ तोड़ती रही है भाई। तो अब इस जुल्म को खत्म होना चाहिए। अगर ये जुल्म खत्म नहीं होगा, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगा, करप्शन इसी तरह जारी हो, सारी बदनुमानी, रिश्वत सतानी, तो क्या एमक्यूएम को खुद अपनी कारकर्दगी का हिसाब नहीं देना पड़ेगा? एमक्यूएम की तरफ से यह मुतालबा सामने आया है कि आम इंतखाबात तक सिंध में मेयर और मुकामी हुकूमत को मुअत्तल किया जाए। मुत्तहिदा ने कराची में बल्दियाती इलेक्शन भी दोबारा कराने का मुतालबा कर दिया है। बल्दियाती इंतखाबात कराए जाएं, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने खुद माना है कि उन्होंने कराची की 70 सीटें कम की और कराची में जिस तरह की हल्काबंदियां की वो गलत की। सिंध में उभरने वाले नए इत्तेहाद में एमक्यूएम के साथ जमीयत उलमा इस्लाम भी शरीक है, जो मरकज में तो एमक्यूएम के साथ मिलकर पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत में शरीक होती है, लेकिन सिंध में पीपल्स पार्टी को सारे मसाइल की जड़ कहती है। एमक्यूएम ने अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज तो कर दिया है, लेकिन बाज नाकदीन का कहना है कि एमक्यूएम के जलसों में अवाम की अदम दिलचस्पी वाज़ेह नजर आ रही है। फैजाबाद धरना नजरसानी केस में भी एमक्यूएम ने सुप्रीम कोर्ट में दायर नजरसानी दरख्वास्त वापस लेने का फैसला किया है। यहां सवाल यह है कि पहले एमक्यूएम को फैजाबाद धरना केस के फैसले पर क्या एतराज था और अब मुत्तहिदा ने फैजाबाद धरना केस के फैसले पर नजरसानी दरख्वास्त वापस लेने का फैसला क्यों किया है? हमारे साथ मौजूद है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के सीनियर मरकजी रहनुमा और सीनियर डेप्यूटी कन्वीनर डॉक्टर फारूक सत्तार साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। आप वो शख्सियत हैं कि जिनकी पेडिग्री ही एमक्यूएम कही जा सकती है, और एमक्यूएम आपसे और आप एमक्यूएम से निकले हैं। तो ये जो तर्ज सियासत है एमक्यूएम का, कि आप आज कह रहे हैं कि ये एक क़यामत सुगरा है पाकिस्तान में बर्पा कर देती है पीपल्स पार्टी, तो ये जो क़यामत सुगरा है या क़यामत कुबरा है, इसमें कोई 1/4 3/4 कोई हिस्सा तो आपका भी होगा ना, जो आप इनके साथ बैठते हैं। अमीर अब्बास, काश आप मेरे जूते में अपना पैर डाल के देखते और तो आपको आटे दाल का भाव पता चलता और ये लगता, ये मालूम पड़ता आपको कि ये जो मिडिल क्लास, पढ़े लिखे और एक जो नौजवानों का सियासी अमल था, एक शहरों से ताल्लुक रखने वालों का, उन्होंने अपने शहरों से तो बहरहाल बार-बार वोट लिए और लोगों ने भी दिए, जिनका हमने शुक्रिया भी अदा किया, और ज़ाहिर है उस तरह से हम उनकी खिदमत नहीं भी कर सके। लेकिन अगर आप अपने इस सारे एंट्रो में मुझे एक नाकाम सियासी जमात साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, या आपका हक है, आपका तज्ज़िया हो नहीं नहीं सकता नहीं है। नहीं, आपको नहीं, नाकाम नहीं, सियासी मेरी जमात बात नहीं, आपकी पॉलिसीज पर सवाल उठा रहे हैं। नहीं, मेरी बात सुने, मैं ये कह रहा हूँ ना, तो आपको पता चलता है कि हमें सियासी मजबूरी और हमारे सियासी विजन में कभी ऐसे फैसले करने पड़ते हैं जो हमारे तज्जिया निगारों, तबसरा निगारों के सर से ऊपर चले जाते हैं, और वो हमारी उस मजबूरी को और उस विजन को नहीं समझते जिसके लिए हमने कोई फैसले किए होते। देखिए फर्क है फारूक पहले भाई, तो एक मजबूरी है कि विजन है। देखिए, आप विजन तो देखें समझ में आता है, देखें देखिए, मजबूरी मेरी क्या बात होती है? सुने ना। अच्छा, ये बहस थोड़ी है। अब आपने सवाल हाँ, पूछ लिया, मैं जवाब दे रहा हूँ। पहले मैं सुन रहा था, अब आप सुने, जी तो जी मजा नहीं आएगा ना अगर आप मेरी बात को मुकम्मल नहीं होने देंगे। देखिए, मैंने कितना सब्र से, तहम्मुल से जी आपके जी जी। अच्छे
तख्त तबसरे को सुना, अब मैं जवाब दे रहा हूँ। तो अब मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, तो आप उसमें तलाश करें कि और मेरे साथ खड़े हो आके ना, कि भाई ये वो आदमी है जो जिसने अपना घर नहीं बदला, पीआईबी कॉलोनी मॉडेस्ट नेबरहुड में रह रहा है। आपने मुझे पेडिग्री कहा ना, एमकेएम की शनाख्त कहा ना, कि मैं एमकेएम से हूँ, एमकेएम मुझसे है, तो फिर मेरी बात आपको सुननी होगी और ये देखना होगा अगर मेरी पॉलिसियां गलत हैं, अगर मेरी सियासत नाकाम सियासत है और एमकेएम के साथ अवाम आपको दोबारा जुड़ते हुए नजर नहीं आ रहे, आपको मलीर का जलसा हाल ही में हुआ नहीं नजर नहीं आया, वहां जो हजारों अवाम, फैमिलीज, बेटे, बेटियां, माए, बहनें, बुजुर्ग, ऐसा लगा सफोकेशन खत्म हुई, हब्स खत्म हुआ, वो जुड़ने लगे और पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं है कराची हैदराबाद में, कब्जा है और उस कब्जे को जायज कब्जा बनाने के लिए उन्होंने जिस तरह इलेक्शन जीते हैं बल्दियाती, जिस तरह हल्का बंदियां की, उसमें जिस तरह का दर्जी बिठाया, ये सारी बातें मुख्तलिफ वक्तों में अवाम के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस गरीब बताते रहे हैं। मैं तो सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि आज आपने जो इंट्रो दिया, आप इंशाल्लाह देखेगा कि इलेक्शन जैसे जैसे करीब आएगा, जैसे जैसे 29 टाउन में हमारे मजीद जलसे होंगे, जो ये मलीर का जलसा कामयाब, आप कहेंगे कि मेरा खुद तासुर अब दूर हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि मलीर के जलसे से एमकेएम ने जो टेक ऑफ किया, अपनी गलतियों के इजाले का जिस तरह बरमला ऐलान किया और उन गलतियों को दोबारा ना दोहराने और उनसे गुरेज करने का अंदिया दिया, और लोगों के पास भी ये तो 5% के वोट पर पीपल्स पार्टी शहर की मेयरशिप पर काबिज हो गई, कराची में भी और हैदराबाद में भी। मैंने क्या काम किया, 11 जनवरी को जो एमके बिखरी हुई थी, मुनकसिम थी, उन सबको जोड़ा और उसके बाद दूसरा इकदाम आबादी को सही गिनाना, 3 करोड़ की नहीं हुई, 2 करोड़ 5 लाख आई, लेकिन 70 लाख लोगों को बाजियाब कराया। एक कौमी असेंबली की हमारी वो नशिस्त तो में फारूक इजाफा में बढ़नी होगा। थी। देखें, वो 2017 के बाद अगर मर्दमशुमारी 2023 में हो रही है तो वो 5 साल में कुछ ना कुछ तो बढ़नी थी ना, 1.5 करोड़ से ऊपर तो जानी थी, वो ओ आप ना भी मेरे करते तो जानी थी। भाई, नहीं बढ़ना थी, नहीं बढ़ना थी अगर हम चौकीदारी ना करते, निगरानी ना करते, तकसीम को खत्म ना करते, आपस में यकजा ना होते। 1998 से लेकर 2017 19 साल बाद हुई ना मर्दमशुमारी, जी। कितनी सीटें हमारी बढ़ गई, वो जो प्रोपोर्शनेट सब जगह की बढ़ी, ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि कहीं की कम हुई, जहां मसनूई तौर पर आबादी बढ़ाई जाती थी, आबादी में मसनूई इजाफा किया जाता था, हमारी दबाई, छुपाई और चुराई जाती थी, हमें अंडर काउंट किया जाता था, अंडर रिप्रेजेंट किया जाता था और फंडेड किया जाता था। आप शायद 11 जनवरी 2023 से पहले की बात करें, जहां हमारी गलतियां जो आप बता रहे हैं, जहां हमारी पॉलिसियों नहीं में नहीं नहीं नहीं, शुक्म, आपकी गलतियां तो अगस्त 2023 तक जारी रही ना। जिस पीपल्स पार्टी को आप कह रहे हैं कि वो काबिज है कराची और हैदराबाद में, और मैं वो जो इलेक्शन है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं बल्दियाती, मैं उस पर आपके साथ इत्तेफाक करता हूं कि वो इलेक्शन, उस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है जो बल्दियाती इंतखाबात हुए थे सिंध में। लेकिन एक तरफ वो काबिज हो रहे थे आपके मैंडेट के ऊपर, दूसरी तरफ आप उस काबिज के साथ मरकज में इक़्तिदार एंजॉय कर रहे थे, तो ये इसको कैसे लोग हजम कर लेंगे? ये तजाद तो है ना बहरहाल। देखे ना यार, अमीर अब्बास, तुम मुझे चॉइस दे दो, पूरे पाकिस्तान से तो पीपल्स पार्टी ने बार बार अपने पैर पे कुल्हाड़ा मार के हाँ। लूट मार, रिश्वत सतानी, बदनवानी का बाजार गर्म करके वो यूसुफ रजा गिलानी की हुकूमत, फिर राजा परवेज अशरफ 2008 से 2013, वो फिनेस तो पूरे मुल्क में नहीं रहा। नहीं, या तो उसमें भी आप पीटीआई का इत्तेहादी वो थे पीपल्स मैंडेट पार्टी लेके, के। सुने 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 मेरी बात सुने, जी। उसी वक्त है ना, हाँ वो हाँ। शुरू के 3-4 साल थे, लेकिन उसके बाद जब 2013 का इलेक्शन हुआ तो मैं इत्तेहादी नहीं था, वो तो मैंने मियां साहब ने अपोजिशन आपको की। यहाँ इत्तेहादी बनाया नहीं था ना, वो तो मियां साहब ने नहीं बनाया था देखिए ना, इत्तेहादी। नहीं बनाया था, लेकिन मियाँ साहब ने इत्तेहादी जब बनाया हाँ। तो हम मियाँ साहब के इत्तेहादी बने हैं, हम पीडीएम के साथ एंजॉय करते। आप जो है ना बड़ा सिंप्लीफाई कर देते, ओवर सिंप्लीफाई। अगर हमारी वर्किंग रिलेशनशिप पीपल्स इस पार्टी से है तो वो हम मियाँ साहब के साथ ही, उनकी गारंटी, फजलुर रहमान की गारंटी से हमने की, लेकिन हमने वजारतें एंजॉय नहीं की, हम इख्तिदार में नहीं गए, बिल्डिंग कंट्रोल, वाटर बोर्ड, ये केएमसी, ये इदारे हमारे अंडर में पीपल्स पार्टी के जमाने में नहीं थे, नहीं रहे। तो जब ये सारी सूरत इतनी वाजे है तो ठीक। आप इसको इसको जो है वो उलझाएं तो ना। हाँ, आप या तो चले इसको फर्क फर्क अरग कर दें। नहीं अच्छा, मैं। फिर आप 35 सालों का जी। खुलासा देते हैं कि हम पीपल्स पार्टी की गोद में बैठे हुए। मेरे भाई,
जितने साल बैठे 35 साल में से वो निकाल लें, और जितने साल नहीं बैठे डट कर ऑपोजिशन की डट। लेकिन अब मुझे बताए, आपके पास मेरे पास चॉइस है, अगर लाड़काना, जैकोबाद, अगर कश्मीर, अगर वहां से नवाब शाह से पीपल्स पार्टी को जैसे तैसे भी वोट मिल जाता है, वो वहां की पहले नंबर की जमात बनकर जीत कर आते हैं, तो मुझे उनके वजूद को तो एक्सेप्ट करना है ना, मैं उनके वजूद से तो इनकार नहीं कर सकता। हाँ, मुझे हुकूमत में नहीं जाना चाहिए। नहीं, आप उनके वजूद को बिल्कुल तस्लीम करें, उसका इनकार नहीं करें, क्योंकि वो भी मैंडेट लेकर आए हैं। जैसे भी आपकी नजर में भले उस मैंडेट में कोई गड़बड़ होगी, लेकिन जब आप उस वजूद में मदगम हो जाते हैं, जब आप अपना इंतजाम कर लेते हैं इक़्तिदार की सूरत में, तो वो तो सवाल बनता है। तो फिर तो ऐसा करते हैं कि मैं अब इंटरव्यू करता हूं, तुम दो। मैं पूछ रहा हूं, तुमने कहा ना 35 साल में, मुझे बता दो कितने साल में उनके वजूद के साथ एमलगमेट या एसिमिलेट या मेरा इंजमाम हुआ हुकूमत में, ठीक है? और कितने साल नहीं हुआ, उन सालों का हिसाब तो सिर्फ पीपल्स पार्टी से लोगे ना। ठीक है, और अगर मैं हुआ तो 2008 से जो 15 साल है, वाटर बोर्ड मेयर के अंडर में नहीं रहा, वाटर बोर्ड मुराद अली शाह, कायम अली शाह के अंडर में है, ठीक है? K4 शुरू होना था। देखिए, मेरे जमाने में K2 हुआ, जब मैं मिनिस्टर ऑफ मेयर था, 10 करोड़ गैलन इजाफी पानी मैं लाया 90 के डेकेड में। फिर 2008 तक मुस्तफा कमाल K3 10 करोड़ गैलन पानी लाए। अब 65 करोड़ गैलन इजाफी पानी का मंसूबा पीपल्स पार्टी को लाना है, वाटर बोर्ड उनके पास है। तो अब मेरी रिलेशनशिप थी नहीं थी, मैं हुकूमत में था नहीं था, लेकिन बराह रास्त जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी की है। 15 सालों में वाटर बोर्ड पीपल्स पार्टी के पास, बिल्डिंग कंट्रोल पीपल्स पार्टी के पास, मास्टर प्लान पीपल्स पार्टी के पास, इसी तरह सब कुछ उनके पास। हाँ, मुझ पर एक आप इल्जाम कि आप क्यों तकसीम थे भाई, आप क्यों कमजोर हो गए, आप क्यों बिखर गए, आप लोग आपस में अपनी की वजह से आपने क्यों लोगों को रांदे दरगाह कर दिया, लावारिस। हाँ, ये सवाल मुझसे आप पूछेंगे तो आखिर में ये फरमा दीजिएगा फारूक भाई कि फैजाबाद नहीं, मैं थोड़ा अपनी नजरें मैं झुकाऊंगा कि हाँ, उसमें ये मेरी गलती है। देखें, जहां होगी, मैं बड़ा मर्द किस्म का आदमी हूँ, जुर्रत है मुझ में अपनी गलतियों का इतराफ करने, अदराक करने, उसकी माफी मांगने, वो करूंगा। लेकिन आप मुझ पर ओवर सिंप्लीफाई करके 35 साल का सारा मलबा सिंध के शहरों का मुझ पर डाल देंगे, मैं उसको नहीं। उस मलबे को हटा के एक और मलबा तो आप पर डाला जा सकता है। ये फरमा दे कि फैजाबाद धरना केस में आपने पहले नजर सानी दरख्वास्त दायर की, फिर वापस ले ली। इसका मतलब है 12 मई 2007 के बारे में जो लिखा था काजी फैज अज़हर साहब ने, आप तस्लीम कर रहे हैं? फिर देखिए, मैं तो सिंपल ये कह रहा हूँ कि काजी फैज ईसा आज चीफ जस्टिस है ना, एक आला इख्तियाराती आला अदालती कमीशन हमारी उस वक्त भी मुतालबा था कि 12 मई के ऊपर भी बनाए और उसका फैसला कर लें। और फैजाबाद धरने में उस वक्त काजी फैज ईसा साहब की जो ऑब्जर्वेशन थी, आज उसको अगर वो आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आज बढ़ाएं। मेरे ख्याल में एमक्यूएम को उस वक्त नहीं जाना चाहिए था नजर सानी पिटीशन में, और आज अगर एमक्यूएम ने रियलाइज किया और वो वापस आ गई है, तो इसका खैर मकदम सिविल सोसाइटी की तरफ से होना चाहिए, कानूनदानों की तरफ से होना चाहिए, जो ज्यूरिस्ट हल्का है उसकी तरफ से होना चाहिए, अदलिया की तरफ से होना चाहिए। लेकिन मैं चीफ जस्टिस ने खैर मकदम नहीं किया इसका। एक बात और, वो सवाल उठा रहे हैं ये सारी दरख्वास्तें वापस कैसे हो रही है? एक बात सुन ले, मैं उस वक्त एमक्यूएम का हिस्सा नहीं था जब एमक्यूएम नजर सानी अपील में गई थी, ठीक है ना? लेकिन मैं तो कह रहा हूँ, देखिए, अगर गलती की थी तभी तो वापस लिया ना। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, सीनियर डेप्यूटी कन्वीनर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस का ट्रायल बिलाखिर आज शुरू हो गया है। ब्रेक के बाद खुशामदेद। साइफर केस की आज चौथी समाअत थी। इससे कबल 3 समाअतें अटक जेल में हो चुकी हैं। FIA साइफर केस का चालान ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत में जमा करवा चुकी है और केस में चेयरमैन PTI और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी 10 अक्टूबर तक जुडिशल रिमांड पर हैं। आज ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत में चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर गुमशुदगी केस समाअत अडयाला जेल में हुई। जराए के मुताबिक PTI वकला ने साइफर केस में ट्रायल रोकने की दरख्वास्त दायर की और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जेल ट्रायल और इन कैमरा समाअत के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी, जिस पर जज अबुल हसनात जुल्करनैन का कहना था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल पर तहाल कोई स्टे नहीं दिया। PTI वकला के एतराज़ात के बायस अदालत ने अडयाला जेल में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी से मुताल्लिक केस की समाअत 9 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI की दरख्वास्त जमानत की इन कैमरा समाअत के खिलाफ इस्तदा मंजूर करते हुए समाअत खुली अदालत में करने का हुक्म दे दिया है।
दोनों केसेस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और चेयरमैन पीटीआई और पीटीआई के कानूनी मामलात के तर्जुमान भी हैं शुएब शाहीन साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शुएब साहब। बिलाखिर ट्रायल चेयरमैन पीटीआई और वाइस चेयरमैन का शुरू हो चुका है साइफर केस में। नाक़दीन और माहिरीन ये समझते हैं कि जिस रफ्तार से ये केस चल रहा है शायद चंद हफ्तों में ही इसका ट्रायल मुकम्मल हो जाएगा। देखिए, पहली बात तो यह है कि ये ट्रायल का स्टार्ट होना ये एफआईआर इटसेल्फ बदनीयती पे मबनी है। जो डॉक्यूमेंट जिसका रेफरेंस दे रहे हैं वो डीक्लासीफाई हो गया कैबिनेट के फैसले के रोशनी में। डीक्लासीफाई होने के बाद ये कहना कि ये साइफर जो है ये इसके कंटेंट्स बाहर आ गए, और वो कंटेंट्स कब बाहर आते हैं? डीक्लासीफाई होने के बाद तो ये पब्लिश भी हो सकता था, इसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट हुआ करती है आइन और क़ानून के मुताबिक, रूल्स ऑफ बिजनेस के मुताबिक, आइन के मुताबिक और क़ानून के मुताबिक। लेकिन ये कोई ऑफिशियल्स ऑफ एफआईए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं है कि वो प्राइम मिनिस्टर, दी देन प्राइम मिनिस्टर को कहें कि नहीं जो तुम्हारा फैसला है वो गलत है। वो हो नहीं सकता। और दूसरी बात ये बताएं कि शुएब साहब, चूंकि एफआईए ने इन्वेस्टिगेट किया है, एफआईए प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी तो है ना रियासत की, तो उसने प्रोसिक्यूट कर रही है वो इस पे। देखें, प्रोसिक्यूशन तो वो करेगी जब उसको किसी कोर्ट ऑफ लॉ किसी आइन और कानून के तहत उसको इजाजत होगी ना। आइन के तहत कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू पास एनी ऑर्डर और टू फ्रेम एनी पॉलिसी विद रिगार्ड टू फॉरेन और इंटरनल इश्यूज, वो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट। तो वो ऑफिशियल ऑफ द एफआईए ये कहे कि नहीं वो तुम्हारा जो फैसला है कैबिनेट का मैं उसको नहीं मानता, तुम्हारा फैसला गलत है, मैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत प्रोसीड करूंगा, ही कैन नॉट से। इसका मतलब यह है कि आज जो भी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है हुसएवर में भी, खा वो केयर टेकर है या इलेक्टेड है, वो कोई फैसला करे, एक एफआईए का ऑफिशियल असिस्टेंट डायरेक्टर उठे नहीं मैं आपको ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में बंद करूंगा या किसी भी मुकदमे में दाखिल कर दूंगा। अगर उससे करप्शन की है, किसी ने जुर्म किया है, किसी ने माल खाया है, किसी ने चोरी की है, यस ही कैन प्रोसीड। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि एक पॉलिसी डिसीजन है कैबिनेट का और वो ये है कि एक पाकिस्तान की सलामती और खुद मुख्तारी के ऊपर हमला हुआ है और जिसने उसका दिफा किया है उसको मुल्जिम बना दें, बल्कि उल्टा उनके खिलाफ एफआईआर काट दी, और वो भी 1.5 साल के बाद। वो उसी दिन, दूसरे दिन, चौथे दिन जब वो डीक्लासीफाई हो गया और इंटरसेप्ट की रिपोर्ट आ गई, इंटरसेप्ट ने वो कंटेंट शाये कर दिए। किसी हुकूमत पाकिस्तान ने ये नहीं कहा, ना ही मुकदमा किया उसके खिलाफ कि आपका सोर्स क्या है। उन्होंने जो सोर्स बताया है वो आर्मी को बताया है, और दूसरा उन्होंने जो बताया है वो कंटेंट्स ऑफ साइफर को ये हुकूमत पाकिस्तान ने कोई मुकदमा नहीं किया कि आप जो कुछ कह रहे हैं ये गलत कह रहे हैं। ठीक है। और जब कोई इस तरह का कोई पब्लिकेशन हो जाए और उसको दूसरा फरीक चैलेंज ना करे, तब तक आप कोई मुकदमा नहीं कर सकते। और एफआईआर भी उसके बाद कटी है। ये तो शुएब साहब, ये तो सारे वो आर्गुमेंट्स, ये तो वो सारे वो आर्गुमेंट्स हैं जो बहरहाल आपके वकला और आपके चेयरमैन की कानूनी टीम अदालत में भी सामने रखेगी। लेकिन फैसला तो अदालत करेगी कि आप जो फरमा रहे हैं वो ठीक है या जो हुकूमत ने उनके खिलाफ मुकदमा कायम किया एफआईए के जरिए से वो ठीक है। ये फरमाएं कि अगर सजा हो जाती है इस केस में चेयरमैन पीटीआई को और वाइस चेयरमैन को, तो फिर ये मामला जारी बात है अपील आप लेकर जाएंगे हाई कोर्ट से, तो ये केस सुप्रीम कोर्ट तक इसी तरह से सीक्रेट हियरिंग के तहत चलता रहेगा, सुप्रीम कोर्ट तक, यानी हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट। देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर जज कंप्रोमाइज होगा, एजेंसी प्रोसिक्यूशन कंप्रोमाइज होगी, चीफ जस्टिस कंप्रोमाइज होगा जिसके खिलाफ पास हमने अपील लेकर जानी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो मुझे बताएं हम इंसाफ किससे मांगेंगे? इंसाफ के लिए इसी जज साहब को जब कहा गया कि जनाब एक हुमायूं दिलावर ने भी फैसला किया था, उसने खुद ये ओपन कोर्ट में कहा मुझे पता है हुमायूं दिलावर के बारे में, मैं लेकिन हुमायूं दिलावर नहीं हूँ, मैं दिलेर जज हूँ, मैं आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक फैसले करूंगा। लेकिन बाद में साबित हुआ कि ये हुमायूं दिलावर से भी कदम आगे है। इन्होंने एक जुडिशियल मिसकंडक्ट किया, यानी लॉ ये है, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी हुई है कि जब तक मुल्जिम एक्यूज्ड प्रेजेंट ना हो, उनका वकील प्रेजेंट ना हो, ना फिजिकल रिमांड दिया जा सकता है इन एब्सेंस, ना जुडिशियल रिमांड दिया जा सकता है। इन्होंने अपने बंद कमरे में बैक डेटेड एक ऑर्डर करके रख दिया। जिस दिन हमारा साइफर तोशाखाना केस में जमानत होती है, सेम डे एक
मीडिया के जरिए पता चलता है कि जनाब एक अनडेटेड एक रोपकार आ गई है, उन्होंने कहा कि जनाब उनको अटक जेल से रिहा न किया जाए, वहां रखा जाए इस साइफर मुकदमे में। ये तो है उनका कंडक्ट। तो उसके बाद 6 पेशियों पे उन्होंने छुट्टी कर ली। हम्म, जिस दिन हमारा जमानत का केस लगता था उस दिन छुट्टी कर लेते थे। आपकी ये जो दरख्वास्त है या आपकी ये ख्वाहिश तो पूरी हो गई कि समात जो जमानत की है वो ओपन कोर्ट में होनी चाहिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इन कैमरा नहीं होनी चाहिए, इस पर तो मुतमिन है ना बात? हम हम सिर्फ जमानत की बात नहीं करते, हम ये कहते हैं कि ये पूरा केस ही ओपन ट्रायल होना चाहिए। हम्म, क्वेश्चन ये है कि चीफ जस्टिस साहब ने, काबिल एहतराम हमारे हैं, उन्होंने बजाय इस बात का कि पिछले मंडे को केस था, हाँ, उसमें उन्होंने कहा जी मैं पहले ये फैसला करूंगा कि क्या ये ओपन ट्रायल हो या इन कैमरा प्रोसीडिंग्स हो, ये जमानत। हमने कहा जी आप इसको इन कैमरा कर लें या ओपन ट्रायल कर लें, हमारी जमानत के केस तो फैसला करें। अगले दिन फैसला आया, हाँ जी अभी तक तो इन्होंने कहा कुछ नहीं है, प्रोसिक्यूशन ने तो कोई एप्लीकेशन नहीं दी, लिहाजा इसको ओपन ट्रायल किया जाएगा। फिर इस मंडे को डेट रख दी। इस मंडे में फिर आकर उन्होंने एप्लीकेशन दे दी कि जनाब पहले तो ये फैसला कर दें। हमने कहा जी आप फैसला कर लें, हमारी नज़र में ये ओपन ट्रायल होना चाहिए, उसी दिन फैसला हो जाता। लेकिन जमानत के केस को डिले करना मकसद था प्रोसिक्यूशन का भी और ऑनरेबल मुअज़्ज़ज़ जज साहब का भी। पिछले मंडे को इस वजह से कर दिया कि जनाब हम पहले इसका फैसला करेंगे, चले आप दूसरे दिन वो डेट रखो और उसको फैसला कर दो। फिर इस मंडे को ये फैसला हुआ कि नहीं जी हम पहले इनकी एप्लीकेशन आ गई उसको डिसाइड करेंगे। आज जब वहां कोर्ट में हम जाते हैं, वहां ये बात आती है कि जनाब ओपन ट्रायल इन कैमरा ट्रायल की बात अभी हाई कोर्ट में पेंडिंग है। हाँ। अभी वहां से वापस आते हैं तो पता चलता है कि उसका फैसला भी आ चुका है। जो जमानत का असल केस है उसको तो फैसला अभी तक वो करने को तैयार ही नहीं है। जज साहब महीना हो गया इनके पास पेंडिंग है। बहुत बहुत पहले शुक्रिया, महीना उन्होंने बहुत रखवाया बहुत था। शुक्रिया। सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और साबिक सदर भी रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के शोएब शहीन साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे पाकिस्तान की मईशत के बारे में जो तशवीशनाक खबरें सामने आ रही हैं आलमी इदारों की जानिब से। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। पाकिस्तान के मुआशी हालात में अभी भी खतरात के बादल मंडला रहे हैं। आलमी बैंक ने पाकिस्तान को कर्जे के बोझ के हामिल गरीब ममालिक की फहरिस्त में शामिल कर लिया है। वर्ल्ड बैंक ने खबरदार करते हुए कहा है कि पाकिस्तान का 2027 तक कर्जा GDP के 89.3% तक पहुंच सकता है। आलमी बैंक का कहना है कि पाकिस्तान के अरकान पार्लियामेंट, काबीना के अरकान, वज़राए खजाना, काबीना कमेटी और कायमा कमेटियों के मेंबरान टैक्स पॉलिसी को मुरतब करने में जबरदस्त असर व रसूख इस्तेमाल करते हैं, जिससे इस्लाहात में रुकावट आती है। आलमी बैंक ने कहा है कि सब्सिडीज में कमी के लिए टैक्स इकदाम किए जाएं और सालाना बुनियादों पर 2723 अरब रुपए माली खसारे में कमी लाने के लिए अखराजात को कम किया जाए। आलमी बैंक के मुताबिक पाकिस्तान को हाई लिक्विडिटी रिस्क, कम ज़र मुबादला के ज़खायर, गैर मुस्तहकम सियासी माहौल और बैरूनी अकाउंट्स के झटकों के मुतादिद खतरात का सामना है। पाकिस्तान पहले ही आलमी बैंक से सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाला मुल्क बन चुका है और अब आलमी बैंक पाकिस्तान को 50,000 रुपए और उससे भी कम आमदनी वालों पर टैक्स लगाने का मशवरा दे रहा है। यह मशवरा महंगाई की चक्की में बुरी तरह पिस रहे पाकिस्तान के गरीब और मुतवस्सित तबके का गला घूटने के मुतरादिफ होगा। बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतों में मुसलसल पहाड़ जैसे इजाफे का असर मुल्क के कम आमदनी वाले तबके को बराह रास्त मुतासर कर रहा है। आटा, चीनी, घी, तेल और हत्ता के सब्जियां भी लोगों की कुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी हैं। वर्ल्ड बैंक की पाकिस्तान अपडेट रिपोर्ट में इंकशाफ हो चुका है कि माली साल 2023 में 39.4% अफराद के खते गुर्बत से नीचे पहुंच जाने का खदशा है। 12.5 लाख मजीद पाकिस्तानी मुल्क की लोअर मिडिल आमदन की हद से नीचे आ गए हैं। एक ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद पाकिस्तान तेजी से खुराक के बहरान की तरफ भी बढ़ रहा है। हालात यह है कि आलमी इदारा सेहत के मुताबिक पाकिस्तान में 5 साल या उससे कम उम्र के 40% से ज्यादा बच्चे नशोनुमा रुकने यानी स्टंटिंग का शिकार हैं, जबकि 25 लाख बच्चों को ग़िज़ाइयत की शदीद किल्लत का सामना है। दूसरी जानिब रवां साल माह अगस्त की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पर कुल मजमूई बैरूनी कर्ज 124 अरब डॉलर से तजावुज कर चुका है। बिजली की कीमतों में कमी के लिए पै दर पै इजलास करने वाली निगरान हुकूमत बिजली के भारी बिलों में तो अवाम को कोई रिलीफ न दे सकी। ताहम अब निगरान हुकूमत ने मुल्क में महंगाई कंट्रोल करने के लिए एक खुसूसी कमेटी जरूर कायम कर दी है। जाहिर है निगरान हुकूमत अवाम को आर्जी और तिफल तसल्लियां ही दे सकती है, क्योंकि मुआशी हालात जिस नहज पर पहुंच चुके हैं उन्हें दुरुस्त करने के लिए इकदाम 5 साल के लिए आने वाली एक मुंतखब हुकूमत ही कर सकती है, जो कि इलेक्शन के नतीजे में ही वजूद में आ सकती है। पाकिस्तान की दिगरगू मुआशी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मईशत और साबिक चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट
हारून शरीफ साहब। बहुत शुक्रिया हारून साहब। IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, जितने आलमी अदारे हैं, हमेशा मनफी खबरें पाकिस्तान की मईशत के बारे में आ रही है गुज़श्ता चंद महीनों से। अगरचे अगर हम बेनिफिट ऑफ डाउट दें मौजूदा हुकूमत को और गुज़श्ता हुकूमत को कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन इसको कोई तस्लीम करने को तैयार नहीं है। जी बहुत शुक्रिया। देखें, ये जो रिपोर्ट है आलमी बैंक की, पहली बात तो ये है कि इसमें हार्डली कोई नई चीज है जो पहले नहीं कही जा चुकी। हम भी बात कर चुके हैं, लोकल थिंक टैंक्स भी कर रहे हैं और कब से कर रहे हैं। तो इसके अंदर सिर्फ ये है कि एक कंबाइंड उनकी एक जो पाकिस्तान डेवलपमेंट अपडेट है उसमें ये बात आ गई है और इसको हमें डिबेट करना चाहिए जैसे हम कर रहे हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान अभी से नहीं, एक दो साल से एक डेट स्ट्रेस्ड कंट्री है जिसका कर्ज बहुत बढ़ गया है और आपका जो बजट है उसका तो डे वन पे खाली सूद में ही खत्म हो जाता है, तो फिजिकल स्पेस कम हो जाती है। हमें समझने की जरूरत यह है कि असल कॉज कहां पर है और उसके लिए हमारी हुकूमत क्या कर सकती है। लेकिन असल कॉज तो ये है कि हमारा जो बजट का खसारा है वो किसी तरह कंट्रोल नहीं होता। हम अपने रिसोर्सेज से कहीं ज्यादा खर्च करते हैं, फिर हम कर्ज पे कर्ज लेते हैं। और इसमें अहम बात नोट करने की ये है कि 62% हमारा ओवरऑल कर्ज डोमेस्टिक या लोकल है। तो हमें लोकल कर्ज हमारे ऊपर कहीं ज्यादा है इंटरनेशनल कर्ज से, और हमें उसके कुछ हल ढूंढने की जरूरत है। अब मईशत की इस हालत के अंदर जब हम रिसेशन में हैं, डेट स्ट्रेस में हैं, गैर मामूली चैलेंज है, गैर मामूली फैसलों की जरूरत है पॉलिसी के फ्रंट पे। एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रंट पे तो हम कुछ फैसले कर रहे हैं कि हम मार्केट्स को क्लीन करने की कोशिश कर रहे हैं, चोरी रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पॉलिसी फ्रंट के ऊपर जो फैसलों की जरूरत है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि निगरान हुकूमत इसके कोई पेपर्स बनाएगी ताकि अगली हुकूमत आकर बड़े फैसले ले सके। लेकिन अभी तक मुझे पॉलिसी फ्रंट पे कोई मेजर चेंज नहीं दिख रही। जो आपकी आखिरी बात है कि जो कम इनकम वाले लोगों को टैक्स करना है, मैं उसके खिलाफ हूं, क्योंकि हमें बेसिकली टैक्स का नेट बढ़ाना ज्यादा जरूरी है। ये जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेशन का मसला है, इसके ऊपर कई सालों से बहस हो रही है। जैसे हम स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में या डेवलप्ड कंट्रीज में देखते हैं कि जो एक तनासुब है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेशन का, वो 70 और 30% का। यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स 70% और डायरेक्ट टैक्स 30%। तो ये क्यों गैप जो है ये मुनासिब नहीं हो पा रहा? कि देखिए, हम जो लोग कमाते हैं उनको टैक्स नेट में लाने नहीं चाहते, इनडायरेक्टली लोगों से सबसे टैक्स लिए जा रहे हैं। देखिए, जो मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि इस्लाहात के प्रोसेस के 3 डिफरेंट पहलू हैं। पहला पहलू है कि जो अगर मईशत का ढांचा आपको इतना रेवेन्यू नहीं दे पा रहा कि आप 240 मिलियन की आबादी केटर कर सकें, तो हमें मईशत के ढांचे को बदलने की पॉलिसी देने की जरूरत है, जहां हम एग्जेम्पशन दे रहे हैं, प्रोटेक्शन दे रहे हैं, सब्सिडीज दे रहे हैं अशराफिया की इंडस्ट्री को चलाने के लिए। हमें उसको खत्म करके एक competitive साइड पे जाने की जरूरत है। ये तो है पॉलिसी शिफ्ट। जो आपने बात की है डायरेक्ट टैक्सेशन और इनडायरेक्ट टैक्सेशन, वो एक पॉलिसी डिसीजन है कि हमने अब से टैक्स नेट के अंदर, इनकम टैक्स नेट के अंदर, डायरेक्ट टैक्सेशन के अंदर ज़राअत को लाना है, रिटेल को लाना है, एग्रीकल्चर को लाना है, प्रोफेशनल्स को लाना है, और कंस्टिट्यूएंसीज को नहीं देखना बल्कि मेरिट पे लाना है। अब ये पॉलिसी डिसीजन जब तक नहीं होगा, हम अभी तक जो मैय्यज दे रहे हैं हम एडमिनिस्ट्रेटिव और गवर्नेंस साइड तो के ले रहे हैं। ये जो पॉलिसी डिसीजन आप फरमा रहे हैं हारून साहब, ये इस वक्त एक इंटरिम गवर्नमेंट है और इस इंटरिम गवर्नमेंट को पाकिस्तान के मुक़्तदर इदारों की पूरी सपोर्ट हासिल है और इसका कोई पॉलिटिकल कैपिटल नहीं है जो ये लूज कर सकते हैं। अगर ये पॉलिसी डिसीजन ये नहीं कर पा रहे कि हम टैक्स नेट को बढ़ाएं, तो इलेक्टेड गवर्नमेंट जो मुंतखब होकर आएगी वो तो बहुत मुश्किल है उनके लिए फैसला करना। वो कैसे कर पाएंगे फिर? जी, मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर जो लास्ट कैबिनेट कमेटी की मीटिंग हुई है उस पर डिस्कशन तो शुरू हो गई है, लेकिन बड़ा क्लियरली, जैसे हमारे डेवलप्ड इकोनॉमीज में होता है, एक इसका वाइट पेपर बनना चाहिए, कैबिनेट इसको रिकमेंडेशन के तौर पे अप्रूव करे, जो कि फिर अगली हुकूमत के लिए रिवर्स करना बहुत मुश्किल हो जाए।
में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज लोगों के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ कम्युनिकेशन की है। निगरान हुकूमत की मुझे जो थिंकिंग है उस पर तो इतराज कम है, लेकिन उनकी जो एंगेजमेंट है लोगों के साथ वो बहुत लिमिटेड है। देखिए, आप जब भी एक पॉलिसी डिसीजन करते हैं, आप ड्राइंग रूम में बैठ के या कैबिनेट के कमरे में नहीं करते। आपको ये कम्युनिकेट करना चाहिए कि अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान मेरिट पे फैसले ले, हमने टैक्सेशन को इक्विटी बेस्ड रखना है और हम सेक्टर्स को ला रहे हैं। तो आपकी बातों से मुझे एक बात तो वाज़े नज़र आ रही है कि हम नियर फ्यूचर में भी, यानी मुस्तकबिल करीब में भी, महंगाई में और रोज़गार पैदा होने में कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट या पेशरफ नहीं देख रहे हैं। जी देखिए, अगर तो हमने तकरीबन 25 लाख बच्चे और बच्चियां हर साल लेबर मार्केट में आ रहे हैं, अगर तो उनको डिग्निफाइड जॉब देना है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज देनी है, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को कंसिस्टेंटली 7% पर चलना है। अभी तक तो हम तो बड़ी मुश्किल से 1% नहीं कर पा रहे, तो हमें यहां पर गैप बहुत बड़ा है। ये जो इन्फ्लेशन है, आप देखिए खित्ते में, हिंदुस्तान में 10% है, बांग्लादेश में 7% है। हमें यह सोचना है कि हमारी 31% क्यों चल रही है कंसिस्टेंटली। जब इन्फ्लेशन चलती है, इकोनॉमिक ग्रोथ गिरती है, कंजम्पशन पावर लोगों की स्क्वीज हो जाती है, सूद बढ़ जाता है, कंपेटिटिवनेस घट जाती है, जॉबलेसनेस आता है। इसको हमें बहुत सीरियसली हुकूमत को अपने बजट डेफिसिट को कंट्रोल करने की जरूरत है, गैर जरूरी अखराजात को रोककर, ताकि इन्फ्लेशन पे कुछ तो आप काबू पाए। इंटरेस्ट रेट बढ़ा के इन्फ्लेशन पाकिस्तान में ना ठीक हुई है, ना मुझे फ्यूचर में ठीक होती दिखाई दे रही। बहुत बहुत शुक्रिया हारून शरीफ साहब, साबिक चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, माहिर मईशत हमारे साथ मौजूद थे। आपसे मुलाकात होगी कल। देखते रहिएगा जमहूरियत।